गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासें अपनी कंटिन्यू हो रही है। आज रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है रेजिस्टेंस। इससे पहले वाली क्लासों के अंदर बेसिक फिजिक्स हमने कंप्लीट कर ली है। बेसिक फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार रिवीजन करना या रीड करना आपके लिए जरूरी है। तो आप प्रीवियस क्लासों की जो वीडियोस हैं उनको देख के आप उनका रिवीजन कर सकते हो। उसके अंदर बेसिक फिजिक्स के अंदर सभी प्रकार की टर्मिनोलॉजी और जो बेसिक फिजिक्स के अंदर जो टर्म्स यूज में लिए जाएंगे उनके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट आज अपनी क्लास होने वाली रेजिस्टेंस के ऊपर। क्लास स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, रेजिस्टेंस कब प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस से किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अपन रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस कंडक्टर्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। कंडक्टर्स जो वायर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या इलेक्ट्रिसिटी जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर की जाती है, तो उस दौरान कंडक्टर्स के अंदर उपस्थित जो एटम्स रहते हैं, ठीक है, जैसा कि यहां पर बताया गया है। देखिए जो ये कंडक्टर्स के वायर होते हैं, कंडक्टर वायर के अंदर उपस्थित एटम्स, ठीक है, जितने भी यहां पर एटम्स उपस्थित रहेंगे उन एटम्स के द्वारा एक जो इसका एंड है, एक एंड से यहां से अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे जो कि दूसरे एंड तक पहुंचेगी। ठीक है, ये इसका सेकंड एंड है, यहां तक इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब इस कंडक्टर वायर से प्रवाहित होती है तो उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर वायर के अंदर उपस्थित एटम से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब होता है एक प्रकार से इनके बीच में टक्कर होती है, टक्कर से यहां पर एक प्रकार से हीट प्रोड्यूस होती है। उसी हीट को अपन रेजिस्टेंस के रूप में जान सकते हैं। तो रेजिस्टेंस किस प्रकार से कंडक्टर्स के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है, अलग अलग कंडक्टर्स मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एक कंडक्टर वायर के अंदर होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस के अंदर। देखिए रेजिस्टेंस आपने जनरली कहीं पर देखा होगा, ये इस प्रकार का डिवाइस होता है। ठीक है, इस प्रकार का एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को आगे बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, बिना किसी भी प्रकार के वहां पर हीट को प्रोड्यूस किए हुए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ये मेजर करता है। नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करे, रोके, उसे क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोके उसे रेजिस्टेंस कहा जाएगा। नेक्स्ट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर क्या चीज होता है, कंडक्टर वो चीज जो अपने में से इजीली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को होने दे, हीट के फ्लो को होने दे। ठीक है, उसे बोला जाता है कंडक्टर। रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, विरोध करता है उनका। ठीक है, थ्रू ए कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं, किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहे हैं। इन द मेटल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद एटम्स ऑफ मेटल। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक कंडक्टर के अंदर से अपन प्रवाहित करवा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के कंडक्टर के अंदर उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स द्वारा क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा। टकराने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सामने वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफर होगी या वहां से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकलेगा। किस रूप में बाहर निकलेगा, वो निकलता है हीट के रूप में। एक्साइटेशन के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हीट कंडक्टर वायर के अंदर प्रोड्यूस होती है। बाय द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे लॉस देयर एनर्जी एंड प्रोड्यूस हीट। कोलिजन की वजह से, टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और वो लॉस एनर्जी अपने को हीट के अंदर प्रोड्यूस हुई दिखाई देगी। इफ द रेजिस्टेंस इज मोर, लेस इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो थ्रू द सर्किट।
यदि वायर के अंदर रेसिस्टेंस ज्यादा है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या बताया है अभी, रेसिस्टेंस का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर उपस्थित एटम से कोलाइड करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन वहां पर उपस्थित कंडक्टर के अंदर उपस्थित एटम से टकराएंगे, तो टकराने से वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो यदि हायर अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम से टकराएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। एक प्रकार से उसकी इलेक्ट्रिसिटी कम पहुंच पाएगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का लॉसेस किस रूप में हो जाएगा, हीट के रूप में हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल पर भी रेसिस्टेंस एक प्रकार से डिपेंड करता है। तो इसमें बताया गया है इफ द रेसिस्टेंस इज मोर, यदि रेसिस्टेंस ज्यादा है तब लेस इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो थ्रू ए सर्किट, तब क्या होती है, एक सर्किट से लेस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, ये ओम होता है। ओम का सिंबल किस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से ओम का सिंबल आपका रहेगा। अब देखिए 1 ओम की अपन डेफिनेशन देखें तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, 1 ohm is the resistance when a voltage of 1 volt is applied। कितने वोल्ट का अप्लाई करेंगे अपन वोल्टेज, 1 वोल्ट का, विथ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर का करंट जब अपन अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तब वहां पर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, तब वहां पर प्रोड्यूस होगा आपका 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, और ओम्स के नियम के अनुसार यदि अपन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे तो वो किस प्रकार से होगा, ओम का नियम क्या है, V = IR। ठीक है, अपने को R ज्ञात करना है तो R के लिए क्या हो जाएगा, R = V/I। ठीक है, इस प्रकार से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या हो गया, किसी सर्किट से एक वोल्टेज वेलोसिटी के साथ या एक वोल्टेज अपन अप्लाई करेंगे और वहां पर करंट रहे आपका 1 एम्पियर, देन अपने को क्या मिल जाएगा, 1 रेजिस्टेंस या 1 ओम वो कहलाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, किसी भी वायर के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो मेजरली अपन देखें तो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी इलेक्ट्रिकल जो एक प्रकार से कंडक्टर है, जो भी तार जा रहा है, उस तार के अंदर प्रोड्यूस होने वाला रेजिस्टेंस किस प्रकार से डिपेंड करेगा उस तार के ऊपर, वो डिपेंड करता है। पहली चीज तो हो गई लेंथ पर, पहली चीज हो गई लेंथ, और दूसरा चीज हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर वायर। देखिए यदि जितनी लेंथ वायर की रहेगी, ठीक है, जितनी लेंथ वायर की रहेगी उसके तो क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ के साथ साथ। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस क्या होगा, उस वायर का बढ़ेगा, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, और यदि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बड़ा है, लार्ज है, तो वहां पर क्या होगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वहां पर वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस यहां पर डिक्रीज हो रहा है और लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस साथ के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए R = PL/A। ठीक है, जहां पर P क्या है, रो, ये P नहीं है, रो है। ठीक है, ये रो है इस प्रकार से, जिसका सिंबल ये चीज होती है रो L/A, जहां पर रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जो रो यहां पर क्या बता रहा है, रो यहां पर बता रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि कौन या किस प्रकार का मटेरियल आप यूज ले रहे हो, किस प्रकार के मटेरियल की यहां पर बात हो रही है, किस प्रकार के मटेरियल के लिए वहां पर लेंथ और एरिया की बात हो रही है। तो रेजिस्टेंस = रो L/A, जहां पर रो क्या है, किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी है। जैसा कि मैंने बताया था कि रेसिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। जैसे आयरन का अपन वायर यूज ले रहे हैं, सिल्वर का वायर यूज ले रहे हैं, कॉपर का वायर यूज ले रहे हैं, तो सभी जो वायर्स हैं उन सभी की रेसिस्टिविटी अलग अलग प्रकार की होती है। तो रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। L क्या हो गया, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
जो आप वायर यूज ले रहे हो उस वायर की लेंथ कितनी है, ये हो जाएगा उसकी L। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पर, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू रो A अपॉन L। जो L क्या हो गया इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, और A क्या हो गया यहाँ पर सीधा। अब देखिए यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हैं, उनकी रेसिस्टिविटी बताई गई है। रेसिस्टिविटी इज द क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू रेसिस्ट फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी एक प्रकार की क्वालिटेटिव है, ठीक है। क्वालिटी कैसे, कि कोई भी मटेरियल कितने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर पा रहा है, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी बोलेंगे। जैसे मटेरियल विद ए लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, ठीक है। जिन मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी कम होती है, ठीक है, जिन मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी जितनी कम होगी उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही अच्छे से फ्लो कर पाएगी। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, उदाहरण के लिए लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर के अंदर रेसिस्टिविटी क्या है, लो है। अब रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टेंस के बारे में अपन ने पहले पढ़ा है, इससे पहले रेसिस्टिविटी के बारे में क्या पढ़ा है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर वायर से, किसी भी कंडक्टर वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जब उस एटम के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर उपस्थित एटम से टकराए, ठीक है, टकराने के बाद में जो वहां से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसी को क्या बोला गया है, रेसिस्टेंस बोला गया है। अब यहां पर रेसिस्टिविटी की बात की है कि मटेरियल विथ ए लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी, जिसका जितना कम रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, जिस मटेरियल का जितना कम रेसिस्टेंस होगा। अब कम रेसिस्टेंस कैसे होगा, कम रेसिस्टेंस का मतलब है यहां पर कम एटम्स मौजूद रहेंगे, या एटम्स जो मौजूद रहेंगे वो क्या रहेंगे, दूर दूर मौजूद रहेंगे। यहां पर एटम्स क्या रहेंगे, दूर दूर मौजूद रहेंगे इस प्रकार से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाए, इजीली फ्लो कर पाए, तब जाकर उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां पर बता रहा है मटेरियल विथ लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी, जिस मटेरियल की लो वैल्यू रेसिस्टिविटी रहेगी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, वो उतना ही अच्छे से क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगा। जैसे सिल्वर की रेसिस्टिविटी कितनी होती है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी होती है 1.00 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है। कॉपर की उससे थोड़ी अधिक, एल्यूमिनियम की और ज्यादा अधिक, लकड़ी की सबसे ज्यादा, ठीक है। उसी प्रकार की एयर एंड टेफ्लॉन, जैसे जैसे रेसिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अंदर क्या आएगा, अपोजिशन आएगा। जैसे सिल्वर के अंदर अपन बात करें, सिल्वर का वायर क्या होता है, गुड एक प्रकार से कंडक्टर होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी विदाउट किसी भी प्रकार का, एक प्रकार से विदाउट कोई भी एनर्जी के लॉस के इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। वहीं अपन अगर कॉपर के वायर की बात करें तो कॉपर का वायर सिल्वर के कंपैरिजन में जल्दी ही क्या हो जाएगा, हीट होने लगेगा। और वहीं पर अगर अपन बात करेंगे किसी भी आयरन के वायर की, तो आयरन का वायर क्या हो जाएगा, इससे कॉपर से और जल्दी क्या हो जाएगा, हीट अप होने लगेगा, क्योंकि वहां पर मौजूद जो एटम्स है वो पास पास में स्थित है, पास पास में स्थित होने के कारण क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करेंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराएंगे वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी, और बाहर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपको प्राप्त होगी वो लेस इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अपन रेसिस्टेंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस रेसिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को प्रभावित कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला वाला देखते हैं फैक्टर्स। देखिए पहला फैक्टर है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसा कि पहले बताया था, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा कंडक्टर की रेसिस्टिविटी उतनी ही घटेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर से क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, जितना थिक वायर आप यूज में लोगे, ठीक है, एक होता है थिन वायर, एक होता है थिक वायर। नॉर्मल घरों के अंदर भी अपन देख सकते हैं, जितना थिक वायर होगा उतना ही जल्दी क्या होता है, वो हीट होता है, और जितना थिक वायर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर पाती है। तो यहाँ पर क्या होगा,
थिक वायर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के अंदर। दस थिक वायर्स हैव लेस रेसिस्टेंस देन थिन वायर, जिससे क्या होता है, थिक वायर के अंदर लेस रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, लेस होता है देन थिन वायर के कंपैरिजन में। दूसरी चीज हो गई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमें पता है कंडक्टर की लेंथ से किसका, रेसिस्टेंस का क्या है रिलेशन, एक प्रकार से प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, thus longer wire have more resistance than shorter wires। इसलिए जो शॉर्टर वायर्स होते हैं उनके अंदर रेसिस्टिविटी लो होती है देन लॉन्ग वायर्स। लंबे वायर के अंदर क्या होती है, रेसिस्टिविटी अधिक होती है। वहां पर इलेक्ट्रिकल का जो एक प्रकार से अपन बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस की, वो अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसी के साथ साथ टाइप ऑफ मटेरियल, कि किस प्रकार का मटेरियल आप यूज ले रहे हो, तो किस किस प्रकार का मटेरियल आपके रेसिस्टिविटी के अंदर दाखिल हो सकता है। देखिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की प्रकार या मटेरियल का टाइप भी आपके रेसिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। कॉपर वायर हैज लेस रेसिस्टेंस देन स्टील वायर। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या लिया गया है, कॉपर वायर। कॉपर वायर के अंदर क्या होता है, लेस रेसिस्टिविटी होती है, लेस रेसिस्टिविटी होती है देन स्टील वायर। स्टील वायर के मुकाबले कॉपर के अंदर क्या है, लेस रेसिस्टेंस है। फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। जो मटेरियल अपन यूज ले रहे हैं उसका टेम्परेचर किस प्रकार से है। ठीक है, वो एक प्रकार से ठंडे टेम्परेचर में है, एक प्रकार से टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज है उस एरिया में है, उसके ऊपर भी क्या करेगा, उसका रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस किस किस के साथ बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है। कंडक्टिंग वायर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक प्रकार से उसको हीट पहले से हो रही है और एकदम से वो वापस और हीट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो खुद से वो हीट है, ठीक है, टेम्परेचर में रखा हुआ है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का अपोज होगा वो और हीट अप होने लगेगा, तो रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार से कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट क्या करेगा, उस कंडक्टर वायर के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करवाएगा। मूवमेंट की वजह से क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं उनके अंदर कोलिजन का एक प्रकार से जो प्रकार है, पहले कम कोलाइड हो रहे हैं, अब क्या हो जाएंगे, मोर कोलाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर पे भी इस प्रकार से डिपेंड वो करेगा। नेक्स्ट देखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मैंने पहले बताया हुआ है, V इक्वल टू आया, अब वो क्या चीज है देखिए। ओम्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर आपका ओम्स लॉ कार्य करता है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट and the resistance of the circuit at a constant temperature। किसी नियत ताप पर किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए इस प्रकार से अपन किसी एक कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो वोल्टेज जा रहा है वो वोल्टेज किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो वोल्टेज डिपेंड करेगा एक तो सबसे पहले कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज इक्वल टू करंट, इसके भी प्रोपोर्शनल रहेगा। साथ ही साथ इस मटेरियल के ऊपर यानी कि जो कंडक्टर का आपका मटेरियल है, कंडक्टर वायर का जो मटेरियल है, कॉपर ले लो, स्टील ले लो, सिल्वर ले लो, किस प्रकार का मटेरियल है उसका रेसिस्टेंस भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपके ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि किसी भी रेसिस्टेंस के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके दो पॉइंटों के मध्य वोल्टेज किन किन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा वहां के उसके ऊपर एक प्रकार से अप्लाई होने वाले करंट और वहां पर प्रोड्यूस होने वाले रेसिस्टेंस पर। इफ द वोल्टेज इंक्रीज द रेसिस्टेंस रिमेन्स द सेम, द करंट विल बी इंक्रीज। यहां पर जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है,
कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ये नियत रहेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ आपका करंट बढ़ सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, कांस्टेंट रखा गया है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, ये वोल्टेज और एम्पियर, मतलब वोल्टेज और धारा पर डिपेंड नहीं करेगा, वोल्टेज और करंट पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टेंस किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ मटेरियल पर, कि किस प्रकार का मटेरियल अपन ने यूज लिया है, कंडक्टर की लेंथ पर, कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और साथ ही टेम्परेचर पर। चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अप्लाइड वोल्टेज और अप्लाइड करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहां तक समझ में आया? जहां पर V क्या है, V वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। इसी के साथ साथ लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वोल्टेज अप्लाई करने पर, किसी भी एक प्रकार से, उस प्रोड्यूस होने वाली हीट को, प्रोड्यूस होने वाले रेजिस्टेंस को किस प्रकार से मेंटेन किया जा सकता है, किस प्रकार से एक लॉन्ग वायर के अंदर यदि अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए जाए, तो अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, न तो वोल्टेज पर प्रभाव पड़ेगा, न ही धारा पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर। तो एक किस प्रकार से रेजिस्टेंस इस प्रकार से जोड़ा जाए ताकि वहां पर प्रोड्यूस होने वाली हीट को रोका जा सके, तो वहां पर किस प्रकार से रहेगा, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, और जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करेगा या रेजिस्टेंस को रोकेगा, ठीक है, उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, रेसिस्टर बोला जाता है। अब इस रेसिस्टर को किस प्रकार से अपन कंबाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से, जैसे हाउस के अंदर अपन देखेंगे, घरों के अंदर अपन क्या देखते हैं, देखिए घरों के अंदर क्या कनेक्शन होता है, एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर काफी सारे स्विच लगे रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब ये काफी सारे स्विच क्या करते हैं, ये ऑन और ऑफ, ठीक है, ऑन और ऑफ इस कंडीशन में रहेंगे, ठीक है, इसी कंडीशन में रहते हैं। जैसे एक स्विच से क्या कनेक्ट है आपका, एक स्विच से कनेक्ट है फैन, एक स्विच से कनेक्ट क्या है, टीवी, एक स्विच से कनेक्ट है अपनी लाइट, ये वाला कनेक्शन रहता है, ठीक है। अब सभी के अंदर वोल्टेज इक्वल है, करंट इक्वल है, लेकिन इनको एक स्विच को ऑन करने से ही ओनली फैन ऑन होगा, एक स्विच को ऑन करने से ओनली टीवी ऑन होगी। इनका किस प्रकार से कॉम्बिनेशन रखा जाता है, ठीक है, ताकि एक बार स्विच को ऑन करने पर ओनली फैन ही ऑन हो, या ओनली फैन की ही इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो, फैन की इलेक्ट्रिसिटी ही ऑफ हो, तो वहां पर अपन किस प्रकार से एक रेसिस्टर का यूज करेंगे। दूसरी चीज, हाउस के अंदर जब डेकोरेशन की बात की जाती है, तो डेकोरेशन की जो लाइटिंग होती है, ठीक है, डेकोरेशन की संपूर्ण लाइट, ठीक है, इसी प्रकार की लाइट्स होती है, तो वो संपूर्ण लाइट किस प्रकार से एक के बाद एक क्रम के अंदर चलती है, किस प्रकार से एक के बाद एक क्रम के अंदर ऑन ऑफ होती रहती है, इन सभी के पीछे रेसिस्टर ही कार्य करता है, ठीक है। तो रेसिस्टर किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से इन वायर्स को जोड़कर एक ही रेसिस्टर लगाया जाए ताकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी जो अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बाधित ना हो, वो अपने एक ही क्रम में चलती रहे, ना तो वोल्टेज पर डिपेंड करे, ना ही उनके करंट के ऊपर डिपेंड करे। तो किस प्रकार से अपन इनके अंदर कंडक्टर्स या रेसिस्टर्स किस प्रकार से इनके अंदर अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन अपन रखेंगे ताकि एक फैन को ऑन करने पर ओनली फैन ही ऑन हो, ये नहीं कि एक स्विच को ऑफ करने पर फैन भी ऑफ हो रहा है, लाइट भी ऑफ हो रही है, नहीं। इसको किस प्रकार से सेपरेट रखा जाता है और किस प्रकार से डेकोरेशन वाली जो लाइट्स होती है, उदाहरण के लिए बताया किस प्रकार से इसको अपन ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। और बाद में जब इसको आप अच्छे से समझ लोगे तब किस प्रकार से एक एक्स-रे ट्यूब के अंदर अलग अलग टाइम पर, यानी कि एक ही बार में जब अपन संपूर्ण एक्स-रे ट्यूब के अंदर वोल्टेज अप्लाई करवा देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करवा देते हैं, तो अलग अलग टाइम पर किस प्रकार से, जैसे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा, तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद में दूसरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उन प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करवाने के लिए ट्यूब करंट अप्लाई होगा, उसी के साथ साथ क्या अप्लाई होगा, उसी के साथ साथ एनोड को रोटेशन करवाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो एक ही इलेक्ट्रिसिटी को किस प्रकार से अलग अलग करके अपन अप्लाई करवाते हैं,
किस प्रकार से अलग अलग डिवाइस पर वो फंक्शन करती है, उसके लिए एक बेसिक एक्सेल सर्किट के अंदर अपन रेसिस्टर का भी जो यूज है वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन देखते हैं रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। रेसिस्टर रिड्यूस द करंट फ्लो। रेसिस्टर्स क्या करते हैं, करंट के फ्लो को रिड्यूस करते हैं, हीट को कम करवाते हैं। ठीक है, एंड लोअर वोल्टेज लेवल विद इन सर्किट, और सर्किट के अंदर लोअर वोल्टेज को भी अप्लाई करवाने का काम करते हैं। यानी कि ये नहीं कि एक लॉन्गर वायर है या लॉन्गर इसके साथ अलग अलग डिवाइसेस जुड़े हुए हैं तो अलग अलग वोल्टेज की अपने को आवश्यकता होगी, नहीं। ये नहीं कि मान लीजिए एक सर्किट के साथ या एक कंडक्टर के साथ एक वायर है पूरा का पूरा, इस वायर के साथ साथ ही यहाँ पर एक के साथ लाइट जुड़ी हुई है, एक के साथ फैन जुड़ा हुआ है, एक के साथ टीवी जुड़ी हुई है, तो इनके लिए अलग अलग वोल्टेज थोड़ी अप्लाई करवाएंगे अपन। ठीक है, तो एक ही सीरीज के अंदर किस प्रकार से कंडक्टर कार्य करेगा या कंडक्टर के अंदर किस प्रकार से रेसिस्टर कार्य करता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, रेसिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड आइदर सीरीज और पैरेलल, और रेसिस्टर्स को अपन सीरीज के क्रम में और पैरेलल क्रम में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किस प्रकार से अपन रेसिस्टर को कनेक्टेड कर सकते हैं। सबसे पहला रेसिस्टर इन सीरीज, सीरीज क्रम के अंदर किस प्रकार से, देखिए सीरीज क्रम क्या होता है, सीरीज इस प्रकार से होता है, सीरीज क्रम जिसे ये एक कंडक्टर वायर है, ये पूरा कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर के अंदर किस किस प्रकार से अपन एक सीरीज क्रम के अंदर रेसिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर कितने हैं, 3 रेसिस्टर है, R1 R2 R3। ठीक है, यानी कि पूरे कंडक्टर के अंदर, ये पूरे कंडक्टर वायर के अंदर यदि अगर यहाँ पर 3 अलग अलग डिवाइसेस लगाए गए हैं तो तीनों अलग अलग डिवाइस के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग रेसिस्टर कार्य करेंगे। ठीक है, लेकिन इन तीनों वायर्स को या तीनों कंडक्टर्स को न लगाकर, सॉरी तीनों रेसिस्टर्स को न लगाकर इन तीनों रेसिस्टर्स को अपन जोड़ लें कि इस वायर के अंदर इतना रेसिस्टर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जोड़ने के बाद में एक इकलौता रेसिस्टर अपन शुरुआत में जोड़ दिया जाए। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो इस कंडक्टर वायर के अंदर प्रोड्यूस होने वाले रेजिस्टेंस को बचाया जा सकता है। तो सीरीज क्रम के अंदर किस प्रकार से रेसिस्टर को अपन जोड़ते हैं उसके बारे में देखते हैं। When resistor are joined end to end, then the some current flow through the them। ठीक है, जब रेसिस्टर्स को एक सिरे के साथ जोड़ा जाता है, एंड टू एंड मतलब एक शुरुआत में एक रेसिस्टर हो गया, उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से देखिए ये पहला वाला रेसिस्टर हो गया, ये दूसरा वाला रेसिस्टर हो गया और ये थर्ड वाला रेसिस्टर हो गया। इस प्रकार से जोड़ा जाता है। देन द सम करंट फ्लो थ्रू देम, उससे क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार से करंट का जो फ्लो होता है वो कुछ ही हो पाता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, करंट का फ्लो हो पाता है। किस प्रकार से, देखिए यदि यहाँ पर भी रेसिस्टर लगा हुआ है तो भी क्या करेगा, ये करंट के फ्लो को रोकेगा, यहाँ पर भी लगा हुआ है तो भी करंट के फ्लो को रोकेगा और यहाँ पर भी करंट के फ्लो को रोकेगा। अगर ये इस प्रकार से क्रम चलता जाएगा तो आखिरी सिरे पर क्या होगा, रेसिस्टेंस कम पहुंच पाएगा, रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी भी कम पहुंच पाएगी और लास्ट वाले डिवाइस को इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले ही एक रेजिस्टर जोड़ देंगे ताकि पूरी सीरीज के अंदर, पूरी क्रम के अंदर रेजिस्टेंस बार बार रेजिस्टर का यूज ना करना पड़े और इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रिजर्व रहे। When resistors are joined end to end, then some current flow through them। तब क्या होता है, उस कंडक्टर से कुछ करंट ही फ्लो हो पाता है। But the voltage across each resistance is different। और साथ ही साथ क्या होता है, the voltage across each resistance, जैसे ही एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस पर वोल्टेज जाएगा तो क्या जाएगा, डिफरेंट जाएगा, एक प्रकार से अलग ही वहां पर रेजिस्टेंस पहुंच पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। So resultant resistance is equal to the sum of individual resistance। इसी के लिए अपन क्या कर देंगे, उन अलग अलग रेजिस्टेंस की जगह एक ही उन सभी रेजिस्टेंस को जोड़कर एक ही इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वहां पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, बताया था मैंने कि जो 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कम ही यहाँ से करंट फ्लो होगा। दूसरी चीज, एक रेजिस्टेंस को पार करके जब दूसरे रेजिस्टेंस तक आपकी
वोल्टेज पहुंचेगा तो उस वोल्टेज में भी क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, इन तीनों कंडक्टर्स या तीनों ही जो रेसिस्टेंस है, इन तीनों रेसिस्टेंस का अपन क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। सम करके उनका एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस वहां पर कनेक्ट कर दिया जाता है। इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी रेसिस्टर इज आउट ऑफ ऑर्डर, यदि अगर अपन सीरीज क्रम में रेसिस्टर लगाए हुए हैं, अगर एक भी आउट ऑफ ऑर्डर हो गया या एक प्रकार से वहां पर क्या कॉज हो जाएगा, फॉल्ट कॉज हो जाएगा, देन द एंटायर सर्किट इज टर्न्ड ऑफ, और इसी के साथ साथ क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एंटायर सीरीज क्या हो जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगी। आगे का जो भी एक प्रकार से फैन के साथ दूसरा चीज जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। यानी कि उस संपूर्ण कंडक्टर की संपूर्ण जो लाइन है, उस संपूर्ण लाइन से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। However, each new device that is added to the circuit decrease the current through the circuit. इससे क्या होता है, However, each new device that is added to the circuit, जो कि सर्किट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे जैसे आगे सर्किट बढ़ता जाएगा, उस सर्किट से जो नए नए डिवाइसेस जो जुड़े हुए हैं, सर्किट डिक्रीज द करंट थ्रू द सर्किट, जिससे क्या हो जाएगा, सर्किट के अंदर करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। जिसे मैंने बताया था कि अगर एक ही कंडक्टर वायर है, एक ही कंडक्टर वायर से अगर बल्ब भी जुड़ा हुआ है, पंखा भी जुड़ा हुआ है, टीवी भी जुड़ी हुई है, तो तीनों अगर एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों के लिए अलग अलग कंडक्टर लगाया हुआ है, यदि अगर पहला वाला कंडक्टर फेल हो जाता है तो आगे वाले के अंदर भी क्या होगा, फेल हो जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आगे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, आगे एक प्रकार से वहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बाधा हो जाएगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज ईच डिवाइस हैज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इसलिए क्या किया जाता है, ईच डिवाइस के लिए एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस लगाया जाता है। एंड इन ए सीरीज सर्किट, और एक सीरीज सर्किट के अंदर क्या होगा, द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज एज ईच एडिशन डिवाइस इज एडेड टू द सर्किट। इसके लिए क्या किया जाता है, एंड इन ए सीरीज सर्किट, एक सीरीज सर्किट के अंदर द टोटल रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जिससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी जो कि कंडक्टर वायर है, उस कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो भी फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ईच एडिशनल डिवाइस इज एडेड टू द सर्किट, जो उस सर्किट के साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है, तो कनेक्ट होने की वजह से सभी संपूर्ण जो आपकी वायर है, उस संपूर्ण वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो बढ़ने के साथ साथ ही जो डिवाइस नए ऐड किए गए हैं, वो डिवाइस ऐड किए गए हैं वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगी, वोल्टेज के अंदर एक प्रकार से डिफरेंस नहीं होगा, और सही से वोल्टेज पहुंचने की वजह से वो सही से फंक्शन करेंगे। बाय ओम्स लॉ, इफ द वोल्टेज डज नॉट चेंज, यदि वोल्टेज चेंज नहीं होता, द करंट डिक्रीज एज द रेजिस्टेंस इंक्रीज। यदि अगर अपन ओम के नियम को देखें, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर वायर से जो वोल्टेज निकल रहा है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, धारा और रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहां कह रहा है बाय ओम्स लॉ, यदि वोल्टेज डज नॉट चेंज, यदि वोल्टेज चेंज नहीं होता, द करंट डिक्रीज, यहां पर क्या हो जाएगा, करंट तो डिक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर एक ओम्स का लॉ वापस अपना कार्य करेगा। लेट अस कंसीडर, यहां चलो हम देखते हैं, 3 रेसिस्टर्स हैविंग तीन रेसिस्टर्स यहां पर बताए गए हैं, जिनका रेसिस्टेंस कितना है, R1, R2 एंड R3। 3 रेसिस्टर्स लगाए गए हैं, तीनों का रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस क्या है, डिफरेंस है, R1 है, R2 है, R3 है, रेस्पेक्टिवली जॉइंड इन सीरीज, जिनको किसमें जोड़ा गया है, एक सीरीज क्रम में जोड़ा गया है, एंड टू एंड करके इस प्रकार से कंडक्टर्स रेसिस्टर्स को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। लेट्स V1, V2 एंड V3 आर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर्स R1, R2, R3, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर रेसिस्टेंस को अपन एक सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, तो एक रेसिस्टेंस के बाद में दूसरे रेसिस्टेंस के अंदर क्या आता है, वोल्टेज के अंदर चेंजेस आता है। तो इस प्रकार से अपन वोल्टेज देख सकते हैं, इनके अंदर जो प्रवाहित होने वाला वोल्टेज है वो क्या है, V1, V2 एंड V3 है, जो कि R1, R2 और R3 के रेस्पेक्ट में प्रवाहित हो रहा है। द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कितना रहेगा, R1, I1, I2 एंड I3 रहेगा। जिस प्रकार से आपका एक प्रकार से देखिए, ये 3 रेसिस्टर्स है, R1, R2 एंड R3, R1,
R2 एंड R3। इससे जो प्रवाहित हो रहे हैं आपका एक प्रकार से ये पॉइंट ए है यहाँ पर, ये पॉइंट बी, ठीक है ठीक है। देखिए द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 कितना कितना है, यहाँ पर है I1 है, I2 है और R3, ठीक है। यानी कि इस रेजिस्टर के अंदर करंट कितना है I1, इसके अंदर कितना है I2 और इसके अंदर कितना है I3, ठीक है। सिंस द रेजिस्टर्स आर जॉइंट इन सीरीज द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। देखिए यहाँ पर क्या रहता है, करंट सेम रहेगा, चाहे इसके अंदर बात हो, इसके अंदर बात हो या इसके अंदर बात हो, तीनों के अंदर क्या रहेगा, I सेम रहेगा, बिकॉज करंट एंटायरिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। एक सिरे पे इसका ये जो पहला वाला सिरा है ए, यहां दिया गया है, यहां पर I और यहां पर I क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। I इज इक्वल टू I1 कर लो, चाहे I2 कर लो, चाहे I3 कर लो, ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। संपूर्ण जो करंट रहेगा वो तीनों ही कंडक्टर्स के अंदर, संपूर्ण कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एट वन पॉइंट इज इक्वल टू करंट लिविंग एट द अदर पॉइंट इक्वल, ठीक है। जो पहले पॉइंट से निकला है करंट और जो आखिरी एंड पर जाएगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर चेंजेस जो हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ है, देखिए तीन रेजिस्टर्स अपन ने यूज में लिए हैं, पहला वाला कौन सा R1, दूसरा R2 एंड थर्ड R3। इस प्रकार से अपन ने तीन रेजिस्टर्स लिए हैं, तीनों ही रेजिस्टर्स के अंदर पहला वाला एक प्रकार से वोल्टेज क्या रहेगा, V1 रहेगा, क्योंकि एक रेजिस्टर से दूसरे रेजिस्टर के अंदर जब वोल्टेज जाता है तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक रेजिस्टर से दूसरे रेजिस्टर के अंदर जैसे ही वोल्टेज जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, V1, V2 एंड V3। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या रहेगा इनका रेजिस्टेंस। वहीं अगर अपन बात करें धारा की, वहीं अपन बात करें धारा की, तो धारा क्या रहेगा, जिस पॉइंट से एंटर करेगी और जिस पॉइंट से एग्जिट होगी, दोनों ही पॉइंट की क्या होगी, धारा समान होगी। दोनों ही पॉइंट की धारा क्या रहेगी, समान रहेगी। टोटल धारा क्या रहेगी, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। तो यहाँ पर धारा नहीं बदलती, बदलता है तो क्या, ओनली वोल्टेज बदलता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जब अपने पास I है, V है और R है, तो ओम्स के नियम क्या कहता है, ओम्स का नियम कहता है वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R। किसी भी कंडक्टर के अंदर अप्लाइड जो वोल्टेज है, वो अप्लाइड वोल्टेज किस ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाई वोल्टेज डिपेंड करेगा आपकी धारा पर, ठीक है, करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो अपने को ज्ञात करना है कि किस प्रकार से एक रेजिस्टेंस को, या जो तीन रेजिस्टेंस है, इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक, इन तीनों का सम करने के बाद में जो निकलने वाला रेजिस्टेंस है उसको अगर शुरुआत में जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अगर शुरुआत में ही एक इन तीनों के सम का एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज चेंज नहीं होगा। वोल्टेज चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इक्वल यहाँ पर क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, और सभी जो आपके डिवाइसेस यहाँ लगे हुए हैं अलग अलग, तो सभी डिवाइसेस के पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इक्वल पहुंच पाएगी और ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, यहाँ पर इक्वल है, ये देखिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। यहाँ पर कंटिन्यूसली जितना भी सीरीज क्रम के अंदर धारा या रेजिस्टर अपन लगा देंगे, सभी के लिए धारा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये अपन ने सबसे पहला वाला समीकरण ले लिया एक। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R1, R2 एंड R3। यानी कि जितने भी रेजिस्टर अपन लगाएंगे, जैसे अपन ने रेजिस्टर लगाए तीन रेजिस्टर लगाए, तो तीनों के लिए क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। तो वो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा अपना V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से अपने को सेकंड इक्वेशन मिलती है। थर्ड हो गया, अगर अपन बात कर रहे हैं R की, रेजिस्टेंस की, ठीक है, अगर टोटल रेजिस्टेंस अपन बात करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होगा, ठीक है। तो यहां पर लेट्स आर द इक्वेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल कॉम्बिनेशन, और पूरे कॉम्बिनेशन के लिए जितने अपन ने तीन जो रेजिस्टर्स लगाए थे, तीन रेजिस्टर लगाने के बाद में
इन तीनों का जो एक प्रकार से सम करेंगे, तो सम करने पर क्या होगा, जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर प्राप्त होने वाला रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बदलने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना रेजिस्टर लगाने पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल रेजिस्टर दैट कैन रिप्लेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर in any given circuit without any change in potential difference across the terminals and current through the circuit is called equivalent resistance। ठीक है, equivalent resistance क्या हो गया, वोल्टेज और करंट को बिना प्रभावित किए हुए, ठीक है, वोल्टेज और करंट को बिना प्रभावित किए हुए किसी कंडक्टर वायर में प्रोड्यूस होने वाला संपूर्ण रेजिस्टेंस, उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अपन देखते हैं नेक्स्ट, V इक्वल टू आई आर। यहां पर थर्ड इक्वेशन अपनी क्या आ गई, V इक्वल टू आई आर। ये किससे आई, ये आई है अपने पास ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से अपने के पास ये प्राप्त होता है। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, जो सेकंड और थर्ड में अपन ने प्राप्त किया था वो इस इक्वेशन में रख देंगे, जहां पर V इक्वल टू क्या है, आई आर है, तो सबसे पहले आई और आर लिख देंगे। V इक्वल टू आई आर, यहां पर V1 और संपूर्ण V क्या है आपका, सेकंड वाली इक्वेशन से V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये था, ये अपन ने कहां रख दिया, यहां अप्लाई कर दिया। V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू आई आर है, यहां पर अपन ने ऐड कर दिया। V इक्वल टू आई आर, V1 V2 V3। अब जैसा कि हमने पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो उसके अनुसार यहां पर क्या आ जाएगा, V1 के अनुसार V1 बराबर IR1, यहां पर IR2 और यहां पर IR3। इस प्रकार से यहां पर क्या लेंगे अपन, I से I कैंसिल हो जाएगा हर इक्वेशन से। ये मैथमेटिकली इक्वेशन है जो अपन ने 11th 12th में पढ़ी हुई है। I से I कैंसिल हो गया, बचा क्या, टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज क्रम के अंदर है वो क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से अपने को एक सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टर का फॉर्मूला मिलता है, क्या, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से जितने भी सीरीज क्रम के अंदर रेजिस्टर्स जुड़े रहेंगे वो इस प्रकार से अपन उनको क्या कर देंगे, उनका सम कर देंगे। तो इस प्रकार से अपने को एक सीरीज क्रम के अंदर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल के अंदर अपन कनेक्ट करेंगे किस प्रकार से रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। ए पैरेलल सर्किट इज ए सर्किट दैट हैज मोर देन वन पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए एक सर्किट तैयार करता है जो कि पैरेलल क्रम के अंदर रहता है। द करंट ब्रांचेस सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ईच ऑफ द पाथ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल के अंदर अलग अलग ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है इस प्रकार से। जैसे ये एक वायर जा रहा है, इस वायर से 3 ब्रांचेस अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, तो इन तीनों के अंदर अपने को अलग अलग रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर R1, यहाँ R2, यहाँ R3। इसको बोलेंगे अपन एक ही वायर के द्वारा 3 ब्रांचेस निकलती है और तीनों ही ब्रांचेस के अंदर अपन अलग अलग क्या लगाते हैं, रेजिस्टर लगा रहे हैं। इफ वन पाथ इज ब्रोकन, यदि एक पाथ ब्रोकन हो जाता है तो इन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इफ वन पाथ इज ब्रोकन इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट टू द फ्लो थ्रू द अदर पाथ, तो यहां से ब्लॉक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो इससे प्रवाहित नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, बाकी यहां से प्रवाहित हो सकते हैं और आगे लगे हुए जो भी डिवाइस है यहां तक इलेक्ट्रिसिटी अपने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में इस प्रकार से देखिए, यहां पर अगर ओनली R1 के अंदर ही फॉल्ट आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो कर पाएगी क्या, नहीं कर पा रही। लेकिन यहां पर अगर ऊपर ही अगर किसी भी प्रकार का रेजिस्टर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, वर्क नहीं करता, तो यहां पर अदर ब्रांचेस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है। एडिंग और रिमूविंग एडिशनल डिवाइसेस इन वन ब्रांच डू नॉट ब्रेक द करंट। यदि अगर अपन कोई ऐड भी करेंगे या निकालेंगे भी उस ब्रांच से कोई भी डिवाइस, तो एक प्रकार से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का पाथ एक प्रकार से ब्रेक नहीं होगा इन अदर ब्रांचेस, दूसरी ब्रांच तक जाने के लिए। सो द डिवाइस ऑन दोज ब्रांचेस कंटिन्यू टू वर्क नॉर्मली। इससे क्या होता है, बाकी ब्रांचेस के अंदर कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इन ए पैरेलल सर्किट द रेजिस्टेंस इन ईच ब्रांच कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस इन द ब्रांच।
जो अलग अलग ब्रांच के ऊपर जो अलग अलग डिवाइस लगा हुआ है उसके लिए भी क्या होता है, रेजिस्टेंस अलग अलग रिक्वायर्ड होता है। द लोअर द रेजिस्टेंस इज द ब्रांच इन द ब्रांच इज मोर करंट फ्लो इन द ब्रांच। जो नीचे नीचे आपके एक प्रकार से ब्रांच के अंदर तीन प्रकार के डिवाइसेस लगाए गए हैं या तीन प्रकार के रेजिस्टर्स जो लगाए गए हैं, उन तीनों के अंदर नीचे ही नीचे वाले के अंदर क्या होगा, नीचे नीचे के वाले के अंदर करंट ज्यादा फ्लो करेगा। सो द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ पैरेलल सर्किट कैन बी डिफरेंट। इसलिए क्या होता है, जो ब्रांच वाला एक प्रकार से पैरेलल जो अपन लगाते हैं डिवाइस, तो उसके अंदर प्रत्येक ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। पैरेलल सर्किट हैव सेवरल एडवांटेज। पैरेलल सर्किट जो अपन लगाते हैं उसके काफी सारे एडवांटेज है, देखिए कौन कौन से। व्हेन वन ब्रांच ऑफ द सर्किट इज ओपन, जब एक ब्रांच क्या है, ओपन है। सच एज व्हेन यू टर्न ए लाइट ऑफ, जब अपन एक लाइट को ही क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, द करंट कंटिन्यूज टू द फ्लो थ्रू द अदर ब्रांचेस, तब क्या करता है, करंट अलग ब्रांच के द्वारा फ्लो कर लेता है। वही उदाहरण है हाउस होल्ड वाला जो मैंने बताया था कि घरों के अंदर जो स्विच लगे रहते हैं, जिस स्विच किसमें लगे रहते हैं, पैरेलल सीरीज के अंदर, ठीक है। तभी तो क्या होता है, एक जो अपन ने एक स्विच से अप्लाई किया तो ओनली क्या होगी, लाइट ही ऑफ होगी। ये नहीं कि इसी के साथ साथ आपका फैन भी ऑफ हो जाएगा, नहीं। इसके द्वारा जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी किसको बाधित करेगी, ओनली लाइट वाले को ही बाधित करेगी। इससे लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। लाइट ऑफ हो जाएगी लेकिन फैन ऑफ नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक प्रकार से पैरेलल सीरीज के अंदर कनेक्ट है। पैरेलल सीरीज के अंदर अगर एक ब्रांच को अगर अपन ऑफ कर दें तो उसके लिए दूसरी ब्रांचेस के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, हाउसेस, automobiles and most electrical system use parallel wiring so the individual part can be turned off without affecting the entire circuit। जो हाउस होते हैं, जो एक प्रकार से ऑटोमोबाइल्स, जो जहां पर ऑटोमोबाइल्स वाले फंक्शन होते हैं, एंड मोस्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम जहां पर क्या होता है, पैरेलल वायरिंग कनेक्ट रहती है, जो एक वायर को ऑफ करने पर बाकी वायर्स के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता। अभी अपन उसी प्रकार से जैसे सीरीज क्रम के अंदर रेजिस्टर को कनेक्ट किए थे, उसी प्रकार से पैरेलल के अंदर भी रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। लेट द वोल्टेज अक्रॉस द कंबाइंड कितना है, V, वहां पर वोल्टेज कितना है, V, ठीक है, V, एंड करंट थ्रू द R1 R2 R3 R कितना है, I1 I2 एंड I3, ठीक है। वही रहेगा, सेम इलेक्ट्रिसिटी, तीन ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस के अंदर पहला वाला है R1 R2 एंड R3, ठीक है। यहां पर ब्रांच क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ब्रांच अलग अलग होने की वजह से यहां पर इस पूरी कंडक्टर के अंदर या पूरे कंडक्टर के अंदर अप्लाई होने वाला वोल्टेज क्या है, इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक के बाद में दूसरा कंडक्टर नहीं आ पा रहा, जबकि सीरीज के अंदर क्या था, एक कंडक्टर के बाद में दूसरा कंडक्टर इस प्रकार से लगाया गया था। इस प्रकार से कंडक्टर लगाने के बाद में क्या हो रहा था, जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से प्रवाहित होकर दूसरे कंडक्टर तक जा रही थी तो यहां पर क्या हो रहा था, वोल्टेज चेंज हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके रेसिस्टर्स जो लगाए गए हैं वो रेसिस्टर्स आपके एक पैरेलल क्रम में लगाए गए हैं, एक ही कंडक्टर के ऊपर लगाए गए हैं। इसलिए क्या नाम से यहाँ पर वोल्टेज चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर चेंज क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा आपका धारा। इसके लिए धारा अलग रहेगी, इसके लिए धारा अलग रहेगी और इसके लिए धारा अलग रहेगी, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर इज द सेम एज द ऑल ऑफ देम, ठीक है। सभी के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। हैव द सेम टर्मिनल पॉइंट्स, सभी टर्मिनल पॉइंट्स पर आपका वोल्टेज इक्वल रहने वाला है। जैसे इस प्रकार से देखिए, ये देखिए जो आपका टोटल I है या यहाँ पर धारा है, वो धारा क्या रहेगी, रेजिस्टर 1 के लिए, रेजिस्टर 2 के लिए, और इसी प्रकार से अगर रेजिस्टर 3 यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाए तो तीनों के लिए क्या रहेगी, यहाँ पर टोटल इस प्रकार से अलग अलग रहने वाली है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, इस सभी पथ के लिए वोल्टेज इक्वल रहने वाला है, ये आपका इक्वल रहने वाला है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू पहले के लिए भी V1, टोटल V क्या हो जाएगा, V1, इसके लिए भी बराबर, इसके लिए भी बराबर और इसके लिए भी बराबर। इस प्रकार से V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 रहेगा। ये अपना पहला समीकरण अपन यहां से उठा लेते हैं, ठीक है। दूसरा, द टोटल करंट I एंटायरिंग थ्रू A इज डिवाइडेड अमंग द 3 रेजिस्टर, और जो टोटल करंट यहां से जा रहा है वो तीनों रेजिस्टर के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो डिवाइडेड होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके लिए I1, इसके लिए I2 और इसके लिए I3, इस प्रकार से अपने को करंट मिलेगा। दस टोटल करंट इज
सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, जो टोटल करंट क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा थ्रू ए रेजिस्टर R1, R2 एंड R3। R1, R2 और R3 के द्वारा जो प्रवाहित होने वाला करंट है इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, टोटल करंट। तो इस प्रकार से अपन करंट को क्या ले सकते हैं, इस प्रकार से करंट को ले सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा टोटल करंट का। लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल कॉम्बिनेशन बी आरपी। तो टोटल अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रेजिस्टर को आरपी यहाँ पर मान रहे हैं। आरपी के लिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी आर। ठीक है, ओम्स के नियम से क्या होगा, यहाँ पर ओम्स के नियम से हो गया V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर इक्वल क्या दी गई है, यहाँ पर इक्वल दी गई है आपको धारा। तो धारा के लिए क्या किया जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन आर। वही मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, जहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने को V और R की वैल्यू उठानी है। ठीक है, यहाँ पर 2 और 3 से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R, जहां पर V की मान I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर क्या है, I बराबर है आपके पास V अपॉन R। तो यहां से V अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए, जैसा कि हमें पता है I इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू V बाहर निकल जाएगा और 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 हो जाएगा। I से I कैंसिल हो जाएगा, देखिए I से I क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, I से कट जाएगा सारा का सारा। बचा क्या, 1 अपॉन में RP प्लस बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। इस प्रकार से अपन एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे अगर किसी भी रेसिस्टर का जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट किया गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में RP इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। इस प्रकार से जितने भी पैरेलल क्रम के अंदर अपने को रेसिस्टर्स देखने को मिलेंगे, उनको इस प्रकार से अपन कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका एक पैरेलल क्रम के अंदर रेसिस्टर्स का क्रम। ठीक है, सीरीज का पहले हो गया, ये हो गया आपका एक प्रकार से पैरेलल क्रम रेसिस्टर्स का, और इसी प्रकार से आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।